नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 2। पार्ट 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था हमारे लास्ट सेशन में और हमने वहां पर बहुत अच्छे से नमक का दरोगा जो हमारा चैप्टर था उसके प्रश्नों उत्तर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, पाठ को अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम इसी बुक का सेकेंड चैप्टर हम यहाँ पर लेंगे जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन। तो जो हमारा ये चैप्टर है मियां नसरुद्दीन, इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। तो कृष्णा सोबती जी द्वारा यहाँ पर एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। शब्द चित्र का क्या अर्थ होता है, देखिए जैसे मैंने आपको गद्य खंड की जो जो दो विधाएं आपको बताई थी, काव्य खंड और गद्य खंड में जो अलग अलग विधाएं आपको बताई थी, तो उसमें आपका एक शब्द चित्र भी आता है। शब्द चित्र का अर्थ यहाँ पर होता है कि किसी भी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत करना, यानी कि उनके व्यक्तित्व को, उनके चित्र को प्रस्तुत करना शब्द चित्र कहलाता है। तो कृष्णा सोबती जी ने यहाँ पर मियां नसरुद्दीन जी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस पाठ को लिखा है, एक साक्षात्कार की तरह उन्होंने इसको लिया है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, काफी सारी बातें हैं इसमें समझने के लिए। तो उससे पहले हम यहाँ पर, इससे पहले कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, हम कृष्णा सोबती जी के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए कृष्णा सोबती जी का जो आपका चैप्टर है क्लास 6 में भी आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है बचपन। और अब यहाँ पर देखिए क्लास 11th में उन्होंने अपना ये चैप्टर दिया है। तो कृष्णा सोबती जी के बारे में जानते हैं, उनके जन्म के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके प्रमुख सम्मान और उनकी मृत्यु। तो जो जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है, जो केवल मैंने आपको इतना जो यहाँ पर केवल पाठ दिखाया है, इतना आप यहाँ पर जरूर याद कर लें, घर पर आप इसको जरूर इतना नोट कर लें, याद कर लें अपनी कॉपी में। तो देखिए कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात के पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे की, ये इनकी कहानी संग्रह है। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये इनके शब्द चित्र और संस्मरण है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन के विषय में उन्होंने लिखा है वो एक शब्द चित्र है, यहाँ पर कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया। और इन्हें कुछ प्रमुख सम्मानों से भी नवाजा गया, जो किस तरह से है: साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी का मरहत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। और मृत्यु 25 जनवरी सन 2019। मृत्यु इनकी 25 जनवरी सन 2019 में हुई। तो देखिए यहाँ पर बाकी बहुत सारी चीजें कृष्णा सोबती जी के विषय में लिखी गई है, जैसे आप देख सकते हैं बाकी की, जैसे जिंदगी नामा और आधा गांव, झूठा सच, ये सारी चीजें कृष्णा सोबती ने इस प्रसंग में एक तरह से विशिष्ट उपलब्धि इन्हें प्राप्त है। तो बाकी का जो जीवन परिचय है उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ें, समझें। लेकिन इतना जो आपने यहाँ पर देखा है, यानी कि इनके जन्म से लेकर, प्रमुख रचनाओं से लेकर, प्रमुख सम्मान और मृत्यु, ये आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। और यहाँ पर इतना शुरुआत में आप जरूर लिखें। उसके बाद आते हैं हम अपने चैप्टर पर, और चैप्टर को आपने पूरा नोट नहीं करना है, चैप्टर को आपने केवल और केवल यहाँ पर पाठ को आपने केवल और केवल सार के रूप में लिखना है। तो एक बार इसको मैं पढ़ लेती हूँ कि ये मियां नसरुद्दीन क्या चीज, यहाँ पर क्या बातें बताई गई है मियां नसरुद्दीन जी के बारे में। एक सार ले लेते हैं चैप्टर का, या प्रतिपाद्य विषय कह सकते हैं कि इसमें मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र, हम हशमत जो इनका संग्रह है, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था रचनाओं में,
तो मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, जो खानदानी नानबाई है, नानबाई यानी कि जो नान बनाने वाले जो व्यक्ति है, मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मियां नसरुद्दीन जो है वो क्या है, वो एक खानदानी नानबाई है, यानी कि वो नान यानी कि रोटियां बनाने की उनके अंदर कला है, जो जिसमें उन्होंने महारत, खानदानी महारत हासिल किया हुआ है। देखिए खानदानी क्या होता है, जैसे उनके दादाजी भी ये काम करते थे, उनके पिताजी ये काम करते थे और उनके पिताजी के बाद उन्होंने इस काम को संभाला है, तो वो एक तरह से खानदानी नानबाई हैं और वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। यानी कि देखिए वैसे एक बहुत ही छोटी सी बात है कि बहुत सारी एक तरह से रोटियां बनाना हर जगह पर ही बनाई जाती है, लेकिन मियां नसरुद्दीन जो है वो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और ये उन्हीं में से एक है जो इस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। यानी कि अगर आप जब तक करके नहीं देखते हैं किसी काम को, तो तब तक आपको असली हुनर प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। पाठ पढ़ेंगे यहाँ पर हम मियां नसरुद्दीन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मियां नसरुद्दीन है वो खानदानी नानबाई है। तो यहाँ पर लेखिका जो है अपने शब्द चित्र के माध्यम से शुरुआत करती है, कहती है, साहबो उन दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के घूम घुमकड़े में नानबाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते उनके लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। तो बताते हैं कि जो साहबों हैं वो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते, राजनीतिक, साहित्य और कला के हजारों मसीहों के घूम घुमकड़े में नानबाइयों के मसीहा नसरुद्दीन को अगर नहीं पहचानते तो कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। तो वो बताती है, हुआ यह कि एक दोपहरी हम जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। तो लेखिका यहाँ पर बताती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत दोपहरी थी, भरी दोपहरी थी। उस टाइम पे हम जामा मस्जिद के आड़े पर, जामा मस्जिद की साइड में जो मटिया महल के गढ़िया मोहल्ला है वहां की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली सी अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे के ढेर सनते देख ठिठके। वो कहती है निहायत ही मामूली सी एक अंधेरी गली में वो निकले और वो कहते हैं कि दुकान, एक वहां पर छोटी सी दुकान थी, वहां पर दुकान पर पटापट आटे के ढेर को सनते हुए ठटके कि बहुत जोरों जोरों से वहां पर आटा साना जा रहा था। अब आटा एक तरह से गूंधा जा रहा था और इतनी स्पीड में, इतनी तल्लीनता के साथ ये काम होते हुए देखकर वो कहते हैं हम अचानक रुके, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। वो कहती हैं कि हमने सोचा कि शायद सेवइयों की तैयारी हो रही है, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। और जब उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है तो उन्हें पता चला कि वो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। तो इस तरह से मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। जो नसरुद्दीन जी है वो फेमस है, उनकी दुकान फेमस है 56 किस्म की, 56 टाइप की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखिका कहती है कि हमने जब अंदर झांका, दुकान के अंदर जब हम गए तो हमने देखा कि मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा,
क्योंकि यानी कि एक तरह से काफी उम्र जो है ढल चुकी है और उसमें काफी मौसम गुजरे हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सब कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने झेला हुआ है। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर बंधे हुए कारीगरी के तेवर। तो एक तरह से आंखों में काइयां थी, भोलापन था और पेशानी पर था मजे हुए कारीगर के तेवर। एक होता है ना कि उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस थी, मजे हुए कारीगर वो थे और चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उम्र काफी हो चुकी है ये काम करते हुए। हमें ग्राहक समझकर मियां ने नजर उठाई और फरमाइए। जैसे ही वो लोग अंदर गए तो जो वहां पर बैठे हुए थे नसरुद्दीन जी, उन्होंने कहा, उन्हें लगा कि ये ग्राहक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी फरमाइए। झिझक से, लेखिका कहती है, हमारे अंदर थोड़ा सा झिझक पैदा हुई और झिझक से हमने कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। यानी कि वो कहती है कि हमने एकदम क्लियर नहीं कहा, थोड़ा सा डर के कहा, झिझक के साथ कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने थे यदि आपको वक्त हो तो। मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। उन्होंने एक तरह से पंच हजारी अंदाज से अपना सिर हिलाया और कहा निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, बस ये तो बताइए कि आपको पूछना क्या है। और कहते हैं फिर घूर कर देखा और जोड़ा। लेखिका कहते हैं फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। वो कहती है फिर पहले तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा और फिर घूर कर हमारी तरफ देखा और फिर पूछने लगे कि मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। तो वो कहते हैं नसरुद्दीन जी, देखिए इस तरह से आप चित्र में देख सकते हैं उनको, और लेखिका यहाँ पर बैठी हुई है, लेखिका उनसे प्रश्न कर रही है और लेखिका जी से वो पूछते हैं कि क्या आप कोई अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस यानी कि अखबार के कोई पत्रकार या रिपोर्टर तो नहीं हो। तो वो कहते हैं कि मियां ये तो अलग बात है कि हम अखबार छापने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये कोई काम नहीं है अखबार पढ़ना, खबरें पढ़ना। तो वो कहते हैं हम दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, क्योंकि जो कामकाजी आदमी होगा, जो दिन भर बिजी रहने वाला आदमी होगा, जो दिन भर काम करने वाला आदमी होगा, उसको तो इस चीज से कोई मतलब नहीं। उसको नहीं मतलब कि अखबार छप रहा है कि नहीं छप रहा है, उसको नहीं मतलब कि अखबार में क्या खबर छपी हुई है। तो वो कहते हैं कि आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, अगर आप यहाँ तक आए ही हैं, तो पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, लेखिका कहती है, हमने कहा पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटियां पकाने का यह इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। तो लेखिका ने उनसे तुरंत प्रश्न किया कि ये किस्म किस्म की, क्योंकि 56 टाइप की 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए फेमस थे मियां नसरुद्दीन जी। तो वो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि किस्म किस्म की रोटियां बनाने का ये इल्म आपने कहाँ से सीखा। मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। लेखिका कहती है कि मियां नसरुद्दीन ने अपने आंखों के कंचे जो है, यानी कि आंखों की पुतलियां हमारी तरफ घुमाई, फिर तरेर कर बोले क्या मतलब, यानी कि फिर थोड़ा सा गुस्से में बोले क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने और कहाँ जाएगा। तो वो कहते हैं कि पूछिए साहब कि नान भाई इल्म लेने और कहाँ जाएगा, यानी कि एक नान भाई जो है सीखने के लिए और कहाँ जाएगा। क्या नगीसा के पास। तो वो कहते हैं क्या नागीना साज के पास, जो नग बनाता है उसके पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली के सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब,
यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। तो वो कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसे सोच भी कैसे लिया आपने कि एक जो नान भाई है वो कहीं से सीखने जाएगा, कहीं से इल्म लेने जाएगा, कि क्या वो नगीना साज के पास जाएगा जो नगों को एक तरह से तराशता है, क्या वो आईना साज के पास जाएगा जो आईने के अलग अलग आकार बनाता है, क्या वो मीना साज के पास जाएगा जो मीना को अलग अलग आकार देता है, या किसी अच्छे रफूगर के पास जाएगा, या किसी रंगरेज के पास जाएगा, या किसी तेली तंबोली से सीखने के पास जाएगा, कि क्या फरमा दिया ये आपने, क्या कह दिया ये आपने, कि कहाँ से सीखा आपने इल्म। तो ये कोई सीखने की चीज है। वो कहते हैं कि हमारा तो ये खानदानी पेशा ठहरा, यानी कि खानदानी, जैसे मैंने आपको बताया कि दादा से पिताजी और पिताजी से फिर उन्होंने सीखा। तो खानदानी पेशे में ये क्या होता है कि बच्चा जो है जब छोटा होता है तब से ही वो अपने जो बिजनेस है, जो भी उनका व्यापार है, उससे वो जुड़ा रहता है। अक्सर वो पिताजी के साथ, दादाजी के साथ जाता है और फिर वो चीजें वो बचपन से देखता है, अपने घर में होते हुए, अपने दुकान में होते हुए, अपने आसपास। तो फिर क्या होता है कि वो चीजें सीख जाता है खुद से, अनुभव से। वो कहते हैं हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। यानी कि वो कहते हैं कि अगर आप इल्म की बात ही कर रहे हो, सीखने की बात ही कर रहे हो, तो हमने जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद यानी कि अपने पिताजी से ही सीखा है, वालिद उस्ताद से सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले, ना कोई पेशा इख्तियार करेंगे। वो कहते हैं हम तो कभी भी घर से निकले नहीं और ना ही अब कोई नया पेशा इख्तियार करेंगे, नया पेशा अपनाएंगे। वो कहते हैं जो बाप दादा का हुनर था वहीं से पाया, और वालिद महरूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के थिए पर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने कभी कोई भी दूसरा एक तरह से काम नहीं किया और ना ही मैं आगे करूंगा। मैंने अपने बाप दादा से ये हुनर जो था पाया था, और फिर जब मेरे वालिद महरूम उठ गए थे, यानी कि जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो मैं उन्हीं के ठिए पर यानी कि उन्हीं की जगह पर मैं बैठ गया। तो लेखिका कहती है, फिर से प्रश्न करती है, आपके वालिद, यानी कि वो पूरा प्रश्न नहीं करती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनके पिताजी के बारे में पूछ रही है। मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। जिस तरह से जब उन्होंने उनके पिताजी के बारे में पूछा तो कई हद तक मियां नसरुद्दीन की जो आंखें थी 1 मिनट के लिए रुक गई और किसी भट्टी में गुम हो गई, ठहर गई और गहरी सोच में है। अब वो गहरी सोच में है और फिर सिर हिलाया और क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, और ऐसा लगा कि उनकी आंखों के सामने उनके पिताजी का चेहरा जो है जीवित हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। मियां बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से उनके वालिद, और उन्होंने भी अपने पिताजी से सीखा था, उनके जो वालिद थे यानी कि हमारे दादा साहब आला नानबाई मियां कल्लन, वो थे आला नानबाई मियां कल्लन। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सब चीजें कहाँ से सीखी। तब लेखिका उनसे फिर से प्रश्न करती है, आपको इन दोनों में से किसी न किसी की कोई नसीहत याद हो? क्योंकि जब भी हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमें कुछ सिखाते हैं तो वो कुछ न कुछ नसीहत हमें देते हैं, वो अपने अनुभवों के आधार पर कोई न कोई शिक्षा हमें देते हैं कि किस तरह से हमें कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह से काम करने से सटीक काम बैठेगा। तो वो कहते हैं नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। तो उन्होंने कहा कि नसीहत काहे की, काम तो करने से आता है। अगर वो नसीहत देते भी चले जाते और अगर हम काम करते नहीं, हम प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर कैसे आता। उन्होंने कहा काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। कि दूसरा व्यक्ति आपको कितना भी कह रहा है भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो,
ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसे पढ़ाई करो, इस टाइम पे पढ़ाई करो, इतने टाइम के लिए पढ़ाई करो, एक बार अपना होमवर्क कर लो फिर पढ़ाई करो, या इस तरह से अपना टाइम मैनेज करो। लेकिन आएगा कैसे, पढ़ाई होगी कैसे जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि नसीहतों से पढ़ाई नहीं होती। आपको समझाने वाले बहुत हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। सेम वही चीजें कहते हैं, बजा फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, यानी कि हम भट्टी की ओर इशारा किया, लेखिका कहती है हमने भट्टी की ओर इशारा किया कि बजा फरमाया है, यानी कि सही कहा है, पर ये तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे, यानी कि लेखिका ने भट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा जब इस काम पर लगे तो वालिद ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अगर कुछ सिखा रहे हैं तो सीख तो जरूर कुछ दी ही होगी कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। जब आपने काम की शुरुआत की तो देखिए नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे और फिर गला साफ किया। वो वहां पर अपने बीड़ी जलाए हुए थे और लेखिका कहती है उन्होंने जल्दी जल्दी में 2-3 कश खींचे और फिर अपना गला साफ किया और बड़े ही अंदाज से बोले। क्या बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता ही देते हैं, आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। ठीक है, जब वो कहते हैं कि अगर आप पूछना ही चाहते हैं, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ, उस्ताद यानी कि जो उनके टीचर होते हैं, जो उनके गुरुजी होते हैं, उनके यहाँ जब पढ़ने बैठता है तो उनके गुरुजी कहते हैं क्या है, अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ। जैसे हम कहते हैं ना आ, ठीक है, बच्चे को हम शुरुआत में क्या करते हैं, रटाते हैं। क्या करते हैं, एक तरह से जब जो हम बोलते हैं पुनरावृत्ति करवाते हैं। जैसे हमने बोला बच्चे रिपीट करेंगे, फिर हमने बोला फिर बच्चे रिपीट करेंगे, तो वो कहते हैं कि उस्ताद कहता है कह अलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। और इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्दगी चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज दे डाली। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम बार बार कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ तो नसीहत दी होगी, कुछ तो तुम्हारे पिताजी ने आपको सिखाया होगा। तो वो कहते हैं कि एक पढ़ाई तो इस तरह की, ठीक है, एक पढ़ाई तो इस तरह की, और यहाँ पर, और वो कहते हैं दूसरी, अब दूसरी पढ़ाई किस तरह की, वो कहते हैं बात को बीच में ही छोड़कर जब सामने से मीर साहब को आवाज दी और कहा, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों, यानी कि जब रास्ते में से जो मीर साहब जा रहे थे उनसे पूछा कि सुबह ना आना हुआ क्यों। मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, तो इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। यानी कि ना तो वो कच्ची में बैठा, ना एलकेजी में पढ़ा, ना यूकेजी में पढ़ा, ना फर्स्ट में पढ़ा, ना सेकंड पढ़ा, और सीधे वो थर्ड क्लास में चला गया। हम यह पूछेंगे कि उन तीनों जमातों का क्या हुआ, यानी कि एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, उसका क्या हुआ। हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि कैसे बच्चे ने सीधे थर्ड क्लास में कैसे बच्चे को बिठा दिया जैसे ही वो स्कूल गया। तो वो कहते क्या हुआ उन तीनों क्लासों का। तो अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। लेखिका कहती है कि मुझे लगा था कि इस बात को कहकर वो अपनी बातों का निचोड़ बताएंगे, यानी कि जो हमने प्रश्न किया है उसका उत्तर देंगे, लेकिन लेखिका कहती है कि वो एक तरह से हम ही पर दागते रहे, यानी कि उल्टा मुझे ही एक तरह से सुनाते रहे, और कहते हैं आप ही बताइए उन तीन जमातों का क्या हुआ। तो लेखिका कहती है मैंने कहा कि ये बात मेरी समझ से बाहर है, यानी कि ये बातें मुझे समझ नहीं आई।
इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। तो लेखिका कहती है कि इस बार जो नानबाई कल्लन थे उनके पोते यानी कि मियां नसरुद्दीन अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, हम भट्टी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? तो देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि यदि मैं बर्तन धोना ना सीखता, यदि मैं भट्टी जलाना ना सीखता, यदि मैं भट्टी बनाना ना सीखता, तो क्या मैं सीधे सीधे नानबाई बन जाता? तो उनके कहने का मतलब था कि जिस तरह से अगर कोई चीज हमें सीखनी है, शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। शुरुआत होती है शून्य से। अब जब उनके दादाजी हुआ करते होंगे दुकान पर, तो उस टाइम पे वो दुकान में केवल छोटे मोटे काम जैसे दुकान में बर्तन धो देना या फिर भट्टी बनाते वक्त हेल्प कर देना, भट्टी को आंच देने में हेल्प करना, ये सारे काम वो करते होंगे। यानी कि शुरुआत उनकी भी प्ले से रही होगी, एलकेजी से रही होगी, यूकेजी से रही होगी, वो डायरेक्ट थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में नहीं पहुंचे होंगे। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ये सारे काम नहीं करता तो क्या मैं सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाता? तो शुरुआत जो है वो सबसे पहले छोटे काम से यानी कि छोटे से की जाती है। तो कहते हैं मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। यानी कि इस बात को कहकर लेखिका कहती है कि वो हमारी तरफ उन्होंने इस तरह से देखा जैसे कि वो मुझसे कुछ जवाब मांग रहे हो। और वो कहती है कि फिर बड़े ही मजे अंदाज में यानी कि एक मजे लेकर बड़े अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं कि किसी तालीम की तालीम लेना भी बड़ी चीज होती है, यानी कि किसी काम को सीखने से पहले जो हमारा जो एक तरह से सबसे बड़ा हम क्या कहते हैं ना कि बच्चे का बेस क्लियर होना चाहिए। यानी कि अब भट्टी जलाना नहीं आता है, बहुत अच्छी रोटियां बना ली, क्या फायदा? ठीक है, तो भट्टी बनाना नहीं आता है, जब सारी चीजें शुरुआत से अच्छी होंगी तभी जाके रोटियां भी अच्छी होंगी। तो उन्होंने कहा कि कहने का मतलब है साहिब की तालीम भी बड़ी चीज होती है। ऐसे जैसे वो बार बार कह रही थी कि आप इतनी अच्छी रोटियां बनाते हो, आपने तालीम कहाँ से ली, तालीम कहाँ से ली? तो देखिए लेखिका कहती है कि तब मैंने सिर हिलाया और वो कहती है हमने माना कि हाँ साहिब माना। अब फिर लेखिका कहती है कि इतनी बातें करने के बाद अब मियां नसरुद्दीन जो है जोश में आ गए। एक तरह से अब उन्हें मजा आने लगा अपने इस साक्षात्कार में, यानी कि अपनी जो बातें हैं उनको बताने में। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? तो लेखिका कहती है कि जब मियां नसरुद्दीन को जोश आया उन्होंने कहा कि हमने न लगाया होता खोमचा तो क्या आज यहाँ बैठे होते? यानी कि अगर हमने आग न जलाई होती भट्टी में तो क्या आज यहाँ होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। यानी कि जो खोमचे वाले दिन थे जब वो आग जलाया करते थे उन दिनों में जाता देख लेखिका कहती है कि हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और कोई भी नानबाई है? वो कहते हैं आपने कहा कि आप खानदानी नानबाई हैं, यानी कि आप पहले से ये काम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई और भी नानबाई है? तो लेखिका कहती है मियां ने घूरा, बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। किसी ने आज खोला, किसी ने कल खोला, किसी ने परसों खोला, किसी की तब थी अब नहीं है, और किसी की अब है तो तब नहीं थी। खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं ही कहा था, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहांपना। बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से। तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे क्या चीज बनी? लेखिका पूछती है कि उनसे क्या चीज बनी? तो वो कहते क्यों न बनती साहेब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही।
तो इस तरह से हमने आज यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट किया है मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।